गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक, कुछ इसमें बेसिक चीजें जानेंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में एग्जाम में आते हैं आपके, कुछ उनको जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें कुछ एक दो पॉइंट आपको ये जो मान याद रखने हैं। अगर फर्स्ट मान में बात करूँ आपसे, एक पॉइंट पे आपसे पूछा जाता है इसमें जातीय मान। जातीय मान, सपोज कीजिए कोई भी आपका नंबर दिया गया है और उस आपसे जातीय मान पूछा जाए तो ध्यान देना, जो उसका मूल मान होगा वो ही उसका जातीय मान होगा। जैसे मैं बात करूं, मेरे पास कोई नंबर दिया गया है 253 और आपसे कहा जाए इसमें 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान क्या होगा, इसमें 5 ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 3 का जातीय मान पूछा जाए तो 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 ही होगा। दूसरी बात करते हैं, एक पॉइंट में तो आपसे पूछा था जातीय मान, और दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें जातीय मान अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने बता दिया। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन में, स्थानीय मान की बात करता है। स्थानीय मान, ठीक। अब एग्जाम्पल तौर पर मैं आपसे क्वेश्चन की बात करूं, सपोज कीजिए मैंने आपसे कहा 5213, ये आपको वैल्यू दी गई है और आपसे कहा गया इसमें 2 का स्थानीय मान क्या होगा। आपसे पूछा जा रहा है 2 का स्थानीय मान क्या होगा। 2 का मालूम कर ले, 1 का मालूम करे, 3 का या 5 का। सपोज आपको कितना मानना है, 2 का आपको मान बताना है, तो 2 का स्थान मान बताने के लिए आपको 2 लिखना है। अब 2 के राइट साइड में जितने अंक होंगे उतने इसके आगे 0 लगा देंगे। ठीक, तो इसमें स्थानीय मान कितना बन जाएगा इसका, 200 वजन का है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़े की यूनिट में ये होगा। इसी प्रकार अगर 5 का स्थानीय मान पूछ ले जाए तो 5 के स्थानीय मान के लिए 5 आप लिखेंगे, 5 के राइट साइड में कितने जीरो होंगे, कितने अंक हैं, 3, तो 3 जीरो इसके बना देंगे आप। ठीक है, स्थानीय मान के लिए क्या हम करते हैं, जो नंबर आपको संख्या में दी गया है उस नंबर को लिखने के बाद में उसके राइट साइड में जितने आएंगे उतने आपको उसको जीरो लगा देना है। और जातीय मान की बात करें, जातीय मान उस संख्या का स्वयं का खुद का मान होता है, जिसे हम कहते हैं उसका जातीय मान या उसका मूल मान। अब नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं तो नंबर सिस्टम में पहले से संरचना देख लेते हैं। संख्या पद्धति में संख्याओं की संरचना की बात करते हैं। संख्याओं की संरचना, मतलब कौन कौन सी संख्या होती है, सिंपल सी बात इसकी बात करते हैं, कौन कौन सी संख्या कस होती है। सबसे पहले बात करें, हम संख्या को दो भागों में बांट लेते हैं। पहली वाली संख्या की बात करते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं, कम एक हो जाएगी वास्तविक संख्या, और दूसरी की बात करें दूसरी हो जाएगी काल्पनिक संख्या। ठीक, आपको कंपटीशन के लिए काल्पनिक संख्या नहीं पढ़नी है। वास्तविक संख्या की बात करते हैं तो वास्तविक संख्या को हम दो भागों में आगे और बांट सकते हैं। एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, दूसरी हो जाएगी आपस में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, आगे बात करें, जो परिमेय संख्याएं होगी आपस में, उन परिमेय संख्याओं को भी दो भागों में आप बांट सकते हैं। नंबर एक तो आएगा पूर्णांक, जिसे आप पूर्णांक कह सकते हैं, दूसरे भाग को हम कह सकते हैं भिन्न। ठीक, इन संख्याओं की संरचना की बात करें हम तो संख्याओं को मैंने दो जगह बांटा था, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। एग्जाम की कंपटीशन दृष्टि से आपको काल्पनिक संख्या को नहीं पढ़नी है, और वास्तविक संख्या हम दो भागों में बांट रहे हैं, एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार परिमेय संख्या को हमने बांट दिया है पूर्णांक और भिन्न में बांट दिया है। अब पूर्णांक की बात करते हैं, पूर्णांक को भी हम दो जगह बांट सकते हैं, एक तो पॉजिटिव पूर्णांक होगा आपके पास में और एक नेगेटिव पूर्णांक होगा। और दूसरे पार्ट की बात करें हम, ये हो जाएंगे आपके पास पूर्ण संख्या। इन पूर्णांकों को हम नेगेटिव, पॉजिटिव और पूर्ण संख्या में बांट सकते हैं। अब पूर्ण संख्या जो आपके पास में होगी, पूर्ण संख्या में आपके पास में क्या बन के आता है, पूर्ण संख्या अगर बात करें हम डिवाइडेशन की, तो पूर्ण संख्या के लिए आप लिखेंगे कि इसमें एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या और शून्य या जीरो की बात करें। ठीक है,
और प्राकृतिक संख्या में आपके पास में 3 तरह के नंबर होते हैं। पहला सम संख्या, दूसरा विषम संख्या और तीसरा परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या या सम और विषम में से निकल कर आती है, ये कोई वैल्यू अलग से नहीं आती। अब इनको समझ लेते हैं कौन संख्या क्या होती है। अब बात करें हम सबसे लास्ट से, ठीक है, बात कर रहे हैं सबसे लास्ट से। अब बात करते हैं शून्य। कोई भी आपके पास में जीरो वैल्यू होगी, जिसके वैल्यू का मान कितना होगा, जीरो होगा, वो आपका शून्य हो जाएगा। और जो प्राकृतिक संख्या होंगी वो 1 से स्टार्ट होंगी, और 1 से स्टार्ट के जो भी नंबर आपके पास आते हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक संख्या हो जाती है। प्राकृतिक संख्या में क्या आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 आएगा, डॉट 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 इन्फिनिटिव नंबर इसके अंदर आते हैं। और प्राकृतिक संख्या को हम 3 जगह बांट रहे हैं, एक सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या आपके पास वो होंगी जो 2 से डिविजिबल होंगी, या यूं कहिए जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 आएगा। जिस संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 इनमें से कोई सा भी अंक आ जाता है तो वो क्या होती है, सम संख्या होती है, या यूं कहिए 2 से वो डिविजिबल होंगी। दूसरी बात की विषम संख्या होगी, जिन संख्याओं के लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 ये नंबर देखने को आपको मिल जाए तो वो क्या होती है, विषम संख्या होती है। एक नंबर इसमें आपको देखने को मिला है परिपूर्ण संख्या, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परिपूर्ण संख्या क्या होती है इसको जानेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या, अगर मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन में, क्या आपके पास में एक 4 है, 4 परिपूर्ण संख्या है क्या नहीं है, तो आपको 4 एक परिपूर्ण संख्या है या नहीं है, आपको अगर इसका पता करना है तो सबसे पहले आप 4 को देखिए। एक तो ये 1 से कटता है, एक 2 से कटता है और एक 4 अपने आप से कटता है। ये 4 जो भी नंबर आपको दिया गया परिपूर्ण संख्या पता करना है तो वो देखते हैं पहले, सबसे पहले वो किस किस से डिविजिबल है, और उसके बाद में इन सबका देखते हैं जोड़। 4, 2, 6 और 1, 7, इन सबका योगफल कितना है आपके पास में, ये हो गया 7। ध्यान देना, अगर योगफल संख्या के बराबर आ जाए तो परिपूर्ण संख्या कहलाती है, अगर योगफल आता है डिफरेंट तो परिपूर्ण संख्या नहीं होती। तो ये संख्या क्या होगी, परिपूर्ण संख्या नहीं है। आगे हमें 6 की बात करें, अगर हम 6 की बात करें और 6 एक परिपूर्ण संख्या है या नहीं है, देखो एक तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से कटेगा, और यहाँ से 4 से नहीं काटना। अब देखो ये 1 से कटता है, 2 से कटता है और 3 से कटता है। जिन वैल्यू से डिविजिबल होगा ये, अब उनका सम को देखना है कितना बनेगा, 3, 2, 5 और 1, 6। अब इनका योग क्या हुआ, 6 आया, और संख्या भी कितनी है पास में, 6 थी। तो 6 क्या एक परिपूर्ण संख्या होगी, जी हाँ 6 एक परिपूर्ण संख्या होगी। ऐसी बात करते हैं, एग्जाम्पल और लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, सपोज कीजिए 28, और आपसे पूछा 28 परिपूर्ण संख्या है या नहीं है। पता करते हैं, पहले 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 14 से कटेगा, ठीक। अब इन सबको जोड़ के देखिए, इसके अलावा ये 28 अपने आप से कटता है, लेकिन अपने आप को संख्या को लेना नहीं है। हमने पीछे 4 लिया था, 4 को नहीं लेना, आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा, जो संख्या जिससे कटती है अपना आप में वो नंबर आपको नहीं लेना है। अब देखिए इसमें, अब इनका सम अगर हम चेक करें, 14, 7, 21 और 4, 25 और 2, 27 और 1, 28, इनका योगफल क्या हुआ, 28 आ गया, ठीक है। यानी योगफल का मान मूल संख्या के मान के बराबर अगर आ रहा है तो समझिए वो क्या है, परिपूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे 28 भी क्या है, परिपूर्ण संख्या है। तो आपने परिपूर्ण संख्या यहाँ कितनी देखी, परिपूर्ण संख्या हम यहाँ देखी, जो हमने चेक करी, एक 6 देख रहे हैं और एक 28 देख रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार संख्या आप यहाँ से परिपूर्ण संख्या निकाल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं में 1 से लेकर इन्फिनिटी जो नंबर आपके पास आते हैं वो 0 अगर इसमें मिला दी जाए तो बन जाती है पूर्ण संख्या, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे एग्जाम पे क्या पूछता है, आपसे क्वेश्चन नंबर पूछेगा, एक नंबर में आप ये बताना है कि 0 एक पूर्ण संख्या है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, 0 एक पूर्ण संख्या है तो एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि 0 क्या है, एक पूर्ण संख्या
है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। अगर पूर्ण संख्या 0 आता है और ये सबको मिला दिए जाते हैं, और इन संख्याओं के आगे अगर हम प्लस और माइनस के साइन दे दे, जैसे मैंने प्लस के 5 कहा, प्लस के 3 कहा, या माइनस के 1 कहा, -2 कहा। ठीक है, ये वैल्यूज मैंने आपको इसमें कह दी। तो जो वैल्यूज आपके पास दी गई है उसमें अगर आप प्लस माइनस ऐसे यूज करते हैं तो वे बन जाते हैं पूर्णांक। ठीक है, एक प्लस वाला धन पूर्णांक, माइनस वाला ऋण पूर्णांक। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स या नेगेटिव इंटीजर्स आप इन्हें कहेंगे। ठीक है, और दूसरा एक पॉइंट आपसे पूछ लिया जाता है पूर्णांकों के बारे में, क्या प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है? जी हाँ, प्राकृतिक संख्या क्या पूर्णांक होती है। और दूसरा पॉइंट यहाँ से बन जाता है, क्या 0 एक पूर्णांक है? जी हाँ, 0 क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, आगे बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं भिन्न की। भिन्न की वैल्यू जो अंश बटे हर में लिखती है, भिन्न भी आपके पास में 3 तरह की होती है। एक होती है उचित भिन्न, दूसरी होती है अनुचित भिन्न, तीसरी होती है मिश्रित। ठीक है, अब उचित भिन्न क्या होगी? उचित भिन्न में जो है अंश की वैल्यू होगी वो हर से छोटी होगी, जैसे 2/3 मान लिया। अनुचित भिन्न में क्या होगा? अंश की वैल्यू बड़ी होगी और हर की वैल्यू छोटी होगी। मिश्रित भिन्न में क्या काम करें हम? फ्रैक्शन को बना के लिखेंगे, जैसे मैंने इसे वैल्यू लिखे 1 सही 2/3, आप इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, जो सही बटे में आपको वैल्यू लिखनी होती है वो जाती है मिक्स फ्रैक्शन। आगे बात करते हैं परिमेय संख्या की। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या होती है? वो वैल्यू जो हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है, वो सारी संख्याएं जिसे हम P बटे Q की फॉर्म में लिख लेंगे, लेकिन उसका हर क्या होगा? 0 नहीं होगा। वो क्या होगी आपके पास में? परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब अपरिमेय संख्याओं की बात करें, अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो अपरिमेय संख्याएं आपके पास एक तो अंडर रूट में नजर आएगी, जो पूर्ण वर्ग नहीं हुई, जैसे मैंने √3 कहा, एक अपरिमेय संख्या है। √5 कहा, अपरिमेय संख्या है। और इसी प्रकार बात करें, जो नॉन टर्मिनेटिंग वाली डेसिमल वाली वैल्यू होगी वो क्या होगी? सारी अपरिमेय होंगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से परिमेय अपरिमेय बन जाता है। देखो, एक पाई होता है, पाई का मान होता है 22/7। अब 22/7 की वैल्यू को आप कहेंगे तो ये क्या है? परिमेय है। ठीक है, और पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये पॉइंट आपसे एग्जाम पूछ लेता है, कौन सा इसमें परिमेय है, कौन सा अपरिमेय। और रही इमेजरी नंबर की बात, आप इमेजरी इसमें पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इमेजरी नंबर में आइटा वगैरह आता है। जैसे मैंने -1 कहा, -1 रूट के अंदर आप लिखते हो तो इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में माइनस का आइटा स्क्वायर। -1 की वैल्यू का मान होता है आइटा स्क्वायर। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको क्या देना है ध्यान, जो वास्तविक संख्या है उन वास्तविक संख्याओं को पढ़ना है। ठीक, आगे और बात करेंगे कुछ संख्याओं की। पहले बात करते हैं भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य एक पॉजिटिव नंबर। ठीक है, भाज्य संख्या, देखो वो संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं और एक से कटती हैं, वो स्वयं से भी कटेंगी और एक से भी कटेंगी। इनके अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाती हैं, अन्य संख्या से भी कट जाएगी। एग्जाम्पल तौर पर बात करता हूं मैंने कहा मेरे पास में 6 नंबर है। 6 क्या भाज्य संख्या है? आप कहेंगे जी हाँ, 6 भाज्य संख्या की होगी क्योंकि 1 से कटती है, ये 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है। ठीक है, और अपने आप से तो ये कटती है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, जो संख्या अपने आप से तो कटती हो और एक से कटती हो, उसके अलावा अन्य संख्याओं से भी कटती हो, तो वो क्या होगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। दूसरे पॉइंट की बात करें हम, इसी में दूसरा पॉइंट बनता है अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या, इसकी बात करें प्राइम नंबर की। इसके ऊपर अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी भी। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी। ठीक है,
क्या तो भाई एक से कटेंगी या स्वयं से कटेंगी, वरना किसी के बाप से ना कटेंगी। सिंपल सी बात है, समझिए। ठीक है, वो संख्या है जो एक से कटती है, स्वयं से कटती है, बाकी किसी से वो नहीं कटती, वो क्या कहलाती है, सब आपकी अभाज्य संख्या कहलाती है। अब इसमें आपसे पूछ लिया गया जाता है अभाज्य संख्या, जैसे मैं आपसे करूं, बात करें हम आपके 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, डॉट डॉट बहुत सारी आपके पास संख्या है। ठीक है, और इसमें एक नोट करके लीजिए, इसमें एक पॉइंट आपसे क्या पूछा जाता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछ जाता है, सम अभाज्य संख्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, 2। सबसे छोटी भी यही है, सबसे बड़ी भी यही है। ठीक है, तो बड़ी भी तो आप मैक्सिमम कोई भी संख्या लिखो वो तो डिविजल हो जाएगी आगे नंबरों से, लेकिन 2 क्या है, सबसे छोटी और बड़ी स्वयं में अपने आप में क्या ऐसी संख्या है जो क्या है, सम अभाज्य संख्या है स्वयं में। ठीक है, और एक को आप स्वयं में नहीं गिनते, अभाज्य संख्या एक तो सबका कॉमन फैक्टर होता है। और इसमें आपसे क्या पूछ लिया जाता है, आपको कुछ ध्यान देने वाली बात यहाँ है, जो भी यहाँ ध्यान देना है, अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूँ मैं, 1 से लेके 50 तक की बात कर रहे हैं। 1 से लेके जो 50 तक आपका जो नंबर्स है, उनके अंदर कुल अभाज्य संख्या की बात करें हैं, कुल अभाज्य संख्या की बात करें तो कितनी होती है, 15 होती है। इस बात का ध्यान रखना। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, कितनी होती है, 15 होती है। और आगे दूसरा पॉइंट आपको याद करना है, अगर हम इन संख्या को 50 तक 100 कर दे, ठीक है, 1 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो सीधी सी बात है, याद करना, जो अभाज्य संख्या बात करेंगे कितनी होगी आपके पास में, 25 संख्या आपको याद रखनी है। 25 संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। इस प्रकार बात करें आप 1 से लेके, मैं अगर बात करूं कि 500, 100 लेके 500 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपको याद रखनी है 95 संख्या क्या है इसमें, अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, 1 से 50 तक के बीच में 15 अभाज्य संख्या आती हैं, 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या आती हैं, इसी प्रकार 1 से लेके 500 तक के बीच में 95 अभाज्य संख्या आती है। ठीक है, और आगे बात करें, एक पॉइंट और नोट कर लें, 1 से लेके अगर 1000 की बात आप कर रहे हैं, तो इसके अंदर कितनी संख्या आएगी आपको बताना है, तो याद रखना 168 अभाज्य संख्या आती है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, देखो इसी पॉइंट के अंदर 4 पॉइंट से क्वेश्चन अगर आपको निकाल के दे दिए, वो आपसे क्या पॉइंट आपसे पूछ लेगा, वो पॉइंट्स आपसे पूछ लेगा यहाँ से, आपको मैंने कहा 1 से लेके 50 बताइए, 1 से लेके 100 बताइए, 1 से 500, 1 से 1000 तक बताइए। अब आपसे कह देगा वो कि 50 से लेकर के 100 तक के बीच में, 50 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। ठीक है, हमने तो आपको बताई कितनी, 1 से लेके 50 तक बताइए 15, और 1 से लेके 100 तक बताइए कितनी, 25। और गौर करिए, उसने क्वेश्चन में थोड़ा आपको घुमाया है और कहा 50 से 100 तक के बीच की संख्या। अब चूंकि हम क्या जानते हैं, 1 से 100 तक संख्या आती है मेरे पास में 25, और 50 तक आती है 15, और 50 से ऊपर की आपसे मालूम कर रहा है, तो सीधी सी बात है ना, 25 टोटल 100 तक है, 50 तक आपकी 15 थे, ऊपर कितनी बची होंगी 50 से बात करें तो 10 बची होंगी, तो कितनी अभाज्य संख्या हो जाएगी, टोटल 10 अभाज्य संख्या हो जाएंगी। ठीक है, इस पॉइंट को आपको बना के पूछ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन को। इसी में आपके आगे एक पॉइंट और आता है, इसमें भाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, एक पॉइंट आपको इसमें देखने के लिए मिलता है कभी कभी, सह अभाज्य संख्या होगा, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, जिसे आप कहते हैं कॉमन प्राइम नंबर। अब बात करें सह अभाज्य संख्या क्या होती है, तो ऐसे दो नंबर जिनके अंदर केवल केवल एक कॉमन आएगा, इसके अलावा कुछ कॉमन आएगा, वो क्या होगा, सह अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, जिस तरह से मैं एग्जांपल की बात करूँ आपसे, मैंने कहा आपके पास में एक मैंने आपको लिख दिया 2, एक लिख दिया 3, आपसे पूछा है कि दोनों के सह अभाज्य संख्या है क्या। देखो 2 और 3 में केवल एक ही कॉमन आता है 1, ठीक है, इसके अलावा कॉमन नहीं आता, तो ये क्या हो गई आपके पास में सह अभाज्य संख्या हो गई। ऐसी एग्जांपल और मैं आपसे कह दूं, एक मेरे पास 5 आया, एक 11 आया, ठीक है, इन ये के दोनों क्या है, ये भी दोनों सहभाज्य संख्या है। ठीक है, सहभाज्य संख्या का मतलब याद रखना, केवल उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, सीधी सी बात है।
ये कुछ तो बेसिक जानकारी नंबर सिस्टम के बारे में हो गई। कल नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे रिजल्ट रूल की, ठीक है। और उससे आगे कम से कम 2 पार्ट्स में आपको ये नंबर सिस्टम कंप्लीट कर दूंगा। ये बेसिक सी जानकारी को मैंने दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद।